Today we will discuss about VBT, valence bond theory, and valence bond theory is given in this chapter because there are few things which are very essential to determine the knowledge about the orbital AO, atomic orbitals, as well as the molecular orbitals, and when the AO combines, that gives MO. AO combines, AO means atomic orbital, when they combine, so that produce MO, molecular orbitals. So we will basically deals about what are the various criterias so that the AO, atomic orbitals, can combine and how they can produce the different molecules, right? So let's start. And VBT, as we know, the Lewis approach helps in the writing the structures of the molecule, but it fails to explain the formations of CB. Okay, Lewis approach was very good. We can determine the structure of molecule, we can determine the octet which are present, but this is not helpful for how the formations of bonding is taking place. Okay, in how we can say कि the molecules can come together, how different atoms can form bond. Okay, then it also does not give any region of the difference in the bond dissociation enthalpy. तो कोई भी it does not give any region means इसने कोई भी कारण नहीं दिया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्यों डिफरेंस है और बॉन्ड लेंथ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर क्यों डिफरेंट आ रही है. फॉर एग्जांपल द बॉन्ड लेंथ इन द मॉलिक्यूल लाइक H2 and F2, although in both the cases the single covalent bond is formed by the sharing of an electron pair between the respective atom. So if you see H2 and F2, these two molecules, so according to Lewis structure, what we will find, definitely both are having deficiency of one electron. Okay, as both are having deficiency of one electron to make them stable to complete their saturation or outermost configuration. सबको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन H2 को भी और F2 को भी. बट अब H2 और F2 की प्रॉपर्टीज तो बहुत ज्यादा अलग है. फॉर एग्जांपल अगर आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखोगे तो H2 का जो बॉन्ड है वो एनर्जी रिलीज करता है 435.8 किलो जूल पर मोल. इसकी BDE है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. ठीक है, BDE बोल देते हैं हम शॉर्ट में, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. तो इसकी BDE है कितना, 435.8 किलो जूल इसकी H2 वाले की, और इसकी लेंथ कितनी है, 74. ठीक है, दूसरी तरफ हम F2 मॉलिक्यूल देखते हैं. तो लुईस के अकॉर्डिंग तो दोनों का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज सेम आनी चाहिए, बट एक्चुअली तो ऐसा है नहीं, क्योंकि F2 की अगर हम देखें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 155 होती है और जो अगर डिस्टेंस देखें तो 144 पिकोमीटर है. ठीक है, जबकि दोनों के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं वो जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन पेयर की वो भी रिस्पेक्टिव एटम्स के बीच में एक ही है. ठीक है, दोनों मतलब H2 कैसे बनता है, हाइड्रोजन. F2 का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, फ्लोरीन. तो दोनों के अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ये तो लुईस ने कह दिया यहाँ तक, बट अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है, उन दोनों की BDE डिफरेंट है, दोनों की बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है. दैट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो. सिमिलरली इन VESPR थ्योरी that gives the geometry of simple molecules that we also determine कि CH4 की शेप क्या होगी, H2 की शेप क्या होगी, अमोनिया की शेप क्या होगी. ठीक है, तो ये वेस्पर थ्योरी में हमने ये पढ़ा, बट थ्योरेटिकली अगर हम देखें डज नॉट एक्सप्लेन देम, ऑल्सो इट हैज लिमिटेड एप्लीकेशंस. तो वेस्पर की भी जो एप्लीकेशंस है वो बहुत कम ही मॉलिक्यूल पे अप्लाई होता है, लिमिटेड एप्लीकेशंस है. इसको ओवरकम करने के लिए हम आगे ये दो प्रिंसिपल्स और जो थ्योरी डिफरेंट पढ़ेंगे. टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस द टू इंपॉर्टेंट थ्योरीज बेस्ड ऑन द क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल्स. ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल मीन्स इट्स ए ब्रांच ऑफ द साइंस और फिजिक्स ऑल्सो वी कंसिडर इट, where we try to understand the subatomic things and how do they behave, ठीक है, and their nature, these things we studied. So on the basis of that हमें दो थ्योरी आज हमें मेजरली डिस्कस करने हैं. और फर्स्ट वी विल सी द VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सेकंड MOT. MOT as the name applies, it's applies on the molecule. Name signifies, जैसे नेम में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहाँ लगेगी, मॉलिक्यूल्स पे. VBT वैलेंस बॉन्ड जहाँ भी बनेगा, जहाँ पे भी. ठीक है, तो अगर हम VBT की बात करें, दिस वाज पुट फोर्थ इन 1927, 1927 में हिटलर एंड लंडन like two different scientists give this theory, and that Pauling he also worked on this VBT theory to explain and to give the elaborations कि और क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं. अगर हम देखते हैं VBT के ऊपर डिस्कशन, सो
इसके ऊपर जो डिस्कशन हमें करना पड़ेगा, दैट वी हैव टू डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ द आवर नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की नॉलेज मतलब हमें पता है डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप क्या क्या है, राइट, दैट वी आर अवेयर कि एस एटॉमिक ऑर्बिटल कैसी होती है, स्फेरिकल, पी एटॉमिक ऑर्बिटल कैसी होती है, डबल डम्बल। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल की आगे शेप होती है। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कब आपस में कंबाइन होंगी, कब आपस में ओवरलैप होंगी, दैट वी शुड अवेयर, ये हमें इस चीज़ की हमें नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो दीज ऑल थिंग्स वी शुड अवेयर व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस। ठीक है, कि कैसे कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड इज समथिंग लाइक व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर गेटिंग कंबाइंड। और तो जितना ज़्यादा एक्सटेंड, ये तो हो गया टच है, ठीक है, यहाँ ये होगी ओवरलैपिंग है, ये तो हो गया कॉन्टैक्ट में है ये चीज़, अब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग होगी, इट मीन्स बॉन्ड विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, जितना अच्छे से ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड अच्छे से स्टेबल रहेगा। जो टच में रहेंगे तो ये कोई ओवरलैपिंग नहीं है। तो ये इसकी जो बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी आनी चाहिए, एंथैल्पी आनी चाहिए, बीडीई आनी चाहिए, वो भी कम आनी चाहिए, राइट। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स वी विल स्टडी। नाउ लेट्स सी एंड द हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स मिक्सिंग। ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगी, कुछ एक नया एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगी, तो उसके हाइब्रिडाइजेशन वो भी देखेंगे। प्रिंसिपल्स देखेंगे कि कैसे कैसे मिलती हैं, वेरिएशंस कैसे कैसे आता है, सुपर पोजिशंस एक दूसरे के ऊपर कैसे सुपरपोज करती हैं, दैट आल्सो विल सी। ए रिगरस ट्रीटमेंट ऑफ द बीबीटी इन टर्म्स ऑफ द दीज एस्पेक्ट्स इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द दिस बुक। ठीक है, ज़्यादा रिगरस मीन्स वी विल नॉट गो इन टू द डेप्थ and that is even not given in this book also, that's not in our class 11 syllabus, but एक basic understanding we will get। ठीक है, therefore for the sake of the convenience, हम और अच्छे से इसको समझने के लिए, आसानी के लिए, VBT has discussed in the terms of the qualitative and non mathematical treatment only। तो ज़्यादा हम मैथ्स नहीं लगाना हमें। ठीक है, बिल्कुल क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स इज ए वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट्स। ठीक है, लोग इसके अंदर स्पेशलाइजेशन भी करते हैं, तो हमें बस बेसिक्स देखने हैं, दैट्स इट, जो इसने यहाँ साफ मेंशन कर दिया है। देन टू स्टार्ट विद लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विच इज सिंपलेस्ट ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ही है। अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर कंसिडरिंग टू हाइड्रोजन एटम्स, ए और बी मान रहे हैं हम उनको। दे आर अप्रोचिंग ईच अदर हैविंग द न्यूक्लियस Na एंड Nb। ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम है, वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। एक हाइड्रोजन एटम को हम ए मान रहे हैं, दूसरे हाइड्रोजन एटम को हम बी मान रहे हैं, इसके न्यूक्लियस को हम Na नाम दे रहे हैं और दूसरे के न्यूक्लियस को Nb नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये हम लिख रहे हैं अभी। अप्रोच कर रहे हैं मतलब दे आर कमिंग टूगेदर बिकॉज दे हैव टू ओवरलैप टू मेक ए CV कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसलिए इसको VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड बनेगा वो वैलेंस C की वजह से बनेगा। ठीक है, वो हम पढ़ना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी। अब डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इनके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम NEA और EB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन व्हेन द टू एटम्स आर एट द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम। अब एक तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है बहुत दूर पे। ठीक है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है यही AB यहाँ पे है। तो बहुत अगर दूर पे होगा तो इनके बीच में ना तो इलेक्ट्रॉन का कोई रिपल्सन होगा, ना कुछ अट्रैक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बहुत दूरी पे है अभी। ठीक है, और ऐसा होता है, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल बहुत दूरी पे, तो डेफिनेटली उस टाइम पे कहीं भी कोई अट्रैक्शन या इंटरेक्शन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ना रिपेल है ना कुछ है। ठीक है, एज दीज टू अप्रोचेस ईच अदर न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सन फोर्स बिगिन टू ऑपरेट, राइट। अब दो हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जब दो हाइड्रोजन एक दूसरे के पास आएंगे तो इसमें कुछ रिपल्सन भी लगेगा, कुछ अट्रैक्शन भी लगेगा। अब तो ये पता है कि किस किस के बीच में रिपल्सन क्या क्या अट्रैक्शन। ठीक है, नाउ तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, और ये भी पता होगा आपको, इफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर देन दैट मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सन फोर्स है तो मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा। तो ठीक है, सो वी डिस्कस अबाउट द various attractive forces and various repulsive forces and how these forces will change, that also we will see when these two molecules will come together with the help of the graph. Okay, next let's see the next page. अब देखो बेटा इधर,
अगर पॉइंट नंबर जो सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस दिखा रखे है, द न्यूक्लियस ऑफ द एन वन एटम इज कमिंग क्लोज टू द अनदर एटम. इफ वी सी दिस, अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा. न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पास आ रहे हैं तो न्यूक्लियस, डेफिनेटली न्यूक्लियस क्या करेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा. नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, आपस में रिपल्सन करेंगे. तो वो एक फोर्सेस, कुछ तो एक्चुअली पुराने जो बॉन्ड है वो टूटेंगे और कुछ नए बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि अभी क्या है, एटम से मॉलिक्यूल की स्टेज पे आ रहा है वो, ठीक है. तो देखो, सिमिलरली द रिपल्सिव फोर्स अराइज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द टू एटम्स. तो दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा. न्यूक्लियस के बीच में आपस में रिपल्सन लगेगा न्यूक्लियस में, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है. अट्रैक्शन फोर्सेस कहाँ होंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे दोनों जब एटम पास आ रहे हैं तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स विल टेंड्स टू पुश द मॉलिक्यूल. रिपल्सन तो दूर करेगा और अट्रैक्टिव फोर्स लेके आएगा. अट्रैक्शन फोर्स कहाँ होंगे, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वही इसको बाइंड करेगा. वही अट्रैक्टिव फोर्स है सबसे ज्यादा बेस्ट वाला जो अट्रैक्शन उनके बीच में है, ठीक है. नाउ वी सी द इलेक्ट्रॉन देयर विल बी रिपल्सन, प्रोटॉन देयर विल बी रिपल्सन. प्रोटॉन मीन्स न्यूक्लियस देयर विल बी रिपल्शन, ठीक है. And then these in this figure they have shown the forces of attraction and the repulsion during the formation of H2 molecule. Experimentally this has been found that the magnitude of the new attractive forces is more than the new repulsive forces. Definitely hydrogen H2 gas is present in the nature, बहुत अमाउंट में है. तो इसमें क्या एक्सपेरिमेंटली भी हमें फिर वही मिलेगा, क्योंकि नेचर में भी बहुत अमाउंट में अपने आप ऑलरेडी फॉर्म्ड है. तो एक्सपेरिमेंटल भी हमें इस H2 मॉलिक्यूल के अंदर यही मिला कि अट्रैक्टिव फोर्सेस में ज़्यादा है, राइट. As of the two atoms approaches each other and potential energy will decrease. Potential energy decrease means decrease in the energy means increase in stability, ठीक है. एनर्जी डिक्रीज होना मतलब स्टेबिलिटी होना, स्टेबल है तो डेफिनेटली ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, ठीक है, बनेगा ही बनेगा. फिर ये अल्टीमेटली ये स्टेज इज रीच्ड व्हेन द नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बैलेंसेस द नेट फोर्सेस ऑफ रिपल्शन एंड सिस्टम्स एक्वायर द मिनिमम एनर्जी. तो वो कैसे आता है, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ दिस ग्राफ. एंड क्या होगा कि रिपल्सन इज विल गेट इक्वल टू द अट्रैक्शन, तो बिल्कुल कम एनर्जी पे आ जाएगा. अब वो ना रिपेल कर रहा है ना वो अट्रैक्ट कर रहा है, वो मिनिमम एनर्जी पे है, ठीक है. एट दिस स्टेज द टू हाइड्रोजन आर सेट टू बी बॉन्डेड. मिनिमम एनर्जी पे उनके बीच में बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है. एंड दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल स्टेट, ये हो जाएगी. हैविंग द बॉन्ड एंड लेंथ ऑफ 74, जो अभी हम देख रहे थे कि हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड लेंथ ये 74 पे होता है. बॉन्ड लेंथ क्यों दी हुई है उन्होंने, बिकॉज दे वांट टू टेल यू दैट व्हेन दीज टू एटम्स विल कंबाइन and when these two atoms will combine and definitely at this respect, like if we want to understand, this is a hydrogen, so these hydrogen will come together, right, and at a distance which is 74 picometer, the repulsion and attraction force between these two hydrogen will be minimum, ठीक है. So if this will be minimum, net energy will be very less. So this is the most stable state, okay, at 74 when they have already formed the bond. If we try to understand that with the help of the potential energy curve, then let's see. Since the energy get released when that bond is formed between two hydrogen atom, तो जब बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी निकलेगी, ठीक है, रिलीज होगी. एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन दैट इज ऑफ आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम. तो कौन ज्यादा स्टेबल है, मॉलिक्यूल या आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम? डेफिनेटली मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, ठीक है. तो द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी. तो जब बॉन्ड एंथैल्पी किसको बोलेंगे, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा किसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर, तो उसको बॉन्ड एंथैल्पी हम बोलते हैं, ठीक है. एक होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए. तो बॉन्ड एंथैल्पी जब एनर्जी रिलीज होगी तो बॉन्ड तेजी से बनेगा फिर, ठीक है, क्योंकि एक जगह से तो एनर्जी निकलेगी, एक जगह हमें एनर्जी देनी पड़ेगी. तो इनका नेट देखा जाता है कि एनर्जी फाइनली क्या हो रही है, वेदर एनर्जी इज रिलीजिंग, सो दैट सिस्टम बिकेम मोर स्टेबल. तो वहाँ डेफिनेटली फिर वो बॉन्ड बन जाता है. हर एक केमिस्ट्री में हर एक जगह ऐसा ही लगता है, चाहे वो F2 हो या Cl2 हो या H2 मॉलिक्यूल हो, जो हम सिंपलेस्ट पढ़ रहे हैं. विच इज करस्पॉन्डिंग टू द मिनिमम एनर्जी कर्व दैट इज डिपिक्ट्स इन दिस फिगर. एंड कन्वर्सली दैट दिस किलोजूल ऑफ द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन एटम. तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर हम देखें H2, इन्होंने रिएक्टेंट की साइड लिखा हुआ है, देन जो फाइनली क्या बनेगा, हाइड्रोजन के 2 आइसोलेटेड एटम बनेंगे इन द गैसियस स्टेट. जी क्यों, क्योंकि गैसियस स्टेट में हम दिखा रहे हैं, ठीक है. तो
अब देखते हैं अब क्या होगा। अब सबसे पहले तो दो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में एटम बहुत दूर है, ठीक है। फिर वो एटम पास आएंगे, टच वाली पोजीशन पे जस्ट टच वाले पाएंगे, तो यहाँ इनमें रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों है। अब ये ओवरलैप वाली पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे, तो इस पे बॉन्ड, इस पे जो उनकी एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। इन पे जो एनर्जी होगी, एनर्जी क्योंकि जीरो से नीचे की तरफ दिखा रखी है तो एनर्जी घटती जा रही है। अगर हम इनको और ज्यादा ओवरलैप करेंगे, बिकॉज नाउ द न्यूक्लियर फोर्स विल कम इनटू द पिक्चर, तो एनर्जी दोबारा से इंक्रीज होगी, ठीक है। एनर्जी दोबारा से जीरो के भी ऊपर, जीरो मतलब एक हमने लेवल दिखा रखा है उसके ऊपर चली जाएगी। और अभी जो इनकी जो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ 74 पिकोमीटर है, यही एक्चुअली इसकी हम क्या कहते हैं H2 के बीच में रेडियस है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जिसकी बात करते हैं, बॉन्ड लेंथ इतना ही है, ठीक है। रेडियस बॉन्ड लेंथ का आधा हो जाती है इस तरह। तो ये इस वाली स्टेट पे दिस इज द मोस्ट स्टेबल, सो डेफिनेटली इफ इट इज मोस्ट स्टेबल एट दिस स्टेट, तो यही फिर इसकी एंथैल्पी और वो बन जाती है, राइट, ये वाली स्टेट। नेक्स्ट सी द नेक्स्ट ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, कि कब कब ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो लेट्स सी, इन द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देयर इज ए मिनिमम एनर्जी स्टेट व्हेन द टू हाइड्रोजन एटम्स आर सो नियर दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगो द पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन। तो पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन मींस इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है आधी आधी, ठीक है। कंप्लीट ओवरलैप नहीं है, कंप्लीट मतलब 100% एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं है, दैट वी विल सी। एंड दिस पार्शियल मर्जिंग ऑफ द AO इज कॉल्ड ओवरलैपिंग, ठीक है। दिस पार्शियल मर्जिंग ऑफ AO इज कॉल्ड ओवरलैपिंग ऑफ द AO एंड विच रिजल्ट्स इन द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं एंड देन द एक्सटेंट ऑफ द ओवरलैपिंग डिसाइड द कोवेलेंट बॉन्ड, कितना स्ट्रेंथ होगी उसकी। इन जनरल द ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग, ग्रेटर इज द बॉन्ड फॉर्मेशंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ओवरलैप ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, द फॉर्मेशंस ऑफ द CB between the two atoms results in the pairing of the electrons present in the valence shell of the opposite spins, ठीक है। opposite spins means the positive and the negative spins of the electrons which are present in their respective orbitals, okay। so now see the directional properties of the bond, कि bond के अंदर actually directional properties होती है। directional properties का मतलब we will understand over here, as we have already seen the CB is formed by the overlapping of the AO, ठीक है। CB कैसे बन रहा है, AO की ओवरलैपिंग से। एंड द मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन इज फाउंड बाय ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ 1s ऑफ द टू हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन के पास क्या है, सिर्फ 1s ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन के पास तो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, फर्स्ट S से स्टार्ट होता है, तो 1s उसके पास है। और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है ना। और अगर हम प्रोटियम की बात करें तो हाउ मेनी लाइक दिस इज द प्रोटियम, इट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट कंटेन्स 1 प्रोटॉन and it contains 0 neutron, okay। so this is the condition with the hydrogen, or this is the state of the hydrogen. In the case of polyatomic molecule, if we want to extend it like the molecule for CH4 NH3 H2O, the geometry of the molecule is also important in addition of the bond formations. Geometry means actually that molecule, how does that molecules rest or contains, so okay, so that is also significant in this, ठीक है। तो कैसे कि लाइक फॉर एग्जाम्पल वाई दिस इज सो दैट द CH4 मॉलिक्यूल हैज टेट्राहेड्रल शेप एंड CH बॉन्ड एंगल आर 109.5। हमें पता है कि CH4 के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है, टेट्राहेड्रल के अंदर 109.5 डिग्री, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप जो होती है उसके अंदर बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। तो उसकी जो डिफरेंट बॉन्ड एंगल है, डिफरेंट शेप है, लाइक दिस इज द टेट्राहेड्रल शेप, तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री है। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि वेदर व्हाट इज द शेप, क्योंकि ओवरलैपिंग के अंदर शेप बहुत जरूरी है। शेप क्यों जरूरी है, क्योंकि एक डायरेक्शन से ओवरलैपिंग होगी, इसलिए वो हम चीज इसमें पढ़ने जा रहे हैं। अगर ओवरलैपिंग हो सकती है बिल्कुल जब दो बॉन्ड बिल्कुल एक ही डायरेक्शन के अंदर हो, जैसे ये हाइड्रोजन, तो ये दैट ओवरलैपिंग इज पॉसिबल। बट इफ वी टॉक अबाउट दिस, देन इफ वी वांट टू ओवरलैप दिस, तो दूसरे का हमारे पास किस एंगल से आ रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, उसकी शेप कैसी है, दैट ऑल्सो मैटर्स, ओके। नाउ वी सी द नेक्स्ट
that's why the shape of the ammonia is different, shape of CH4 is different, right? The VBT, valence bond theory, explain the shape and the formations and directional properties of the bond in the polyatomic molecules also in the CH4 अमोनिया एंड H2O, ठीक है। तो ये VBT क्या एक्सप्लेन कर रही है कि डायरेक्शन क्या होगी, शेप क्या होगी, उसके बारे में हमें यहाँ से आइडिया मिल जाता है, क्योंकि कितने एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग होगी उससे हम समझ सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ द ओवरलैप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वी कैन अंडरस्टैंड दैट, कितना एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग हो रही है, कितनी अच्छी हाइब्रिडाइजेशन है। अब कैसे ओवरलैपिंग होती है, दैट इज अ वेरी basic concept that we try to understand. When orbitals of two atoms come close to form the bond, the overlapping may be positive, it may be negative, it may be zero depending upon the sign. Sign phase means actually किस phase के अंदर उनके अंदर ओवरलैपिंग होने जा रही है। अब क्या है ये एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। तो क्लाउड है, हमने उनकी कुछ शेप डिटरमाइन करने की कोशिश की है, ठीक है। जैसे हमें पता है s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, p ऑर्बिटल डबल डम्बल है, तो उनके अंदर कैसी शेप है और उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर रहे हैं, उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव साइंस दे रहे हैं, ठीक है। एंड वी कॉल देम फेज, तो वी विद द हेल्प ऑफ दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिंपल अगर हम देखेंगे एंड दैट वी विल सी विद द हेल्प ऑफ द फिगर ऑल्सो, द पॉजिटिव फेज डेफिनेटली इट कैन ओवरलैप, ठीक है। यहाँ सबसे अच्छी ओवरलैपिंग होगी। पॉजिटिव नेगेटिव फेज आएगा तो ओवरलैपिंग थोड़ी कम हो जाएगी, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस मैं अभी आपको एक बार फिगर से बता रहा हूँ, बट दैट दिस ऑल डिटेल्स कि कैसे क्यों हो रहा है, क्यों फेज हम कंसिडर कर रहे हैं, दिस इज मेंशन ओवर हियर, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, एंड द डायरेक्शंस ऑफ ओरिएंटेशंस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन इन द स्पेस दैट आल्सो मैटर्स। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑन द बाउंड्री सरफेस डायग्राम shows the phase of the orbital wave function कि किस फेज के अंदर ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, एंड इज नॉट रिलेटेड टू द चार्ज। ऑर्बिट पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब यहाँ चार्ज नहीं है, क्योंकि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिखा रहे हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली प्रेजेंट हैं, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू शो द फेज, एंड दैट इज अगेन फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो बस सिंपल आपको याद रखना, फेज दिखा रहे हैं हम, पॉजिटिव नेगेटिव साइन से, दैट्स इट। अब क्या कह रहा है ये जो साइन है फेज दिखाएगा, साथ साथ में ओरिएंटेशन दिखाएगा। ओरिएंटेशन मतलब उसका 3D शेप कैसी है वो दिखाना चाहेगा। दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव ओवरलैप। वेरियस ओवरलैप्स ऑफ s and p orbitals are depicted in this figure that you will see. The criteria of overlap as the main factor for the formations of the covalent bond applies uniformly to the homonuclear and heteronuclear diatomic molecules and polyatomic molecules. अब क्या कह रहा है यहाँ इन लाइनों में कि इतनी ओवरलैपिंग होगी, क्राइटेरिया क्या रहेगा, ओवरलैप कौन करेगा। एक तो डिसाइड करता है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, फॉर्मेशंस कैसे हैं उनका। दूसरा, अब अगर हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, जैसे हाइड्रोजन में हमने देखा, तो वहां तो होमोन्यूक्लियर है, एक जैसा ही न्यूक्लियस है दोनों का, ठीक है। एक जैसी शेप है, एक जैसी ओरिएंटेशन है, एक जैसा न्यूक्लियस है, एक जैसे स्पिन भी और या साइंस भी है, ठीक है। स्पिन है, साइंस सब। हीटेरोन्यूक्लियर कैसे, CH4 NH3 H2O, इन सब के अंदर क्या होगा। ओके, सो वी विल ट्राई टू सी द हेटेरोन्यूक्लियर मीन्स डिफरेंट तरह के न्यूक्लियस। जैसे कार्बन का अलग न्यूक्लियस होगा, हाइड्रोजन का अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा, एंड हाइड्रोजन का NH3 के अंदर अलग होगा। तो इनके शेप्स भी हम समझेंगे, इनकी डिफरेंट शेप। जैसे CH4 की शेप हमने देखी, इसके अंदर वेस्पर थ्योरी के अंदर टेट्राहेड्रल है, NH4 की शेप पिरामिडल है, H2O बैंड शेप का है, ठीक है। दैट ऑल्सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द बॉल एंड स्टिक मॉडल ऑल्सो in our last video. Then it would be therefore interesting to use VBT to find out the geometrical shapes that can explain in the terms of orbital overlaps. So we will try to explain कि VBT क्या कह रही है ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट में। वहाँ कोई ओवरलैपिंग की बात नहीं की थी हमने, वहाँ हम सिर्फ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन मतलब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेस्पर थ्योरी के अंदर, बट यहाँ हम ओवरलैपिंग के रिस्पेक्ट में हम उनको समझेंगे दोबारा से, ठीक है। और साथ साथ में हमें मेनली क्या समझना है कि कैसे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो लेट अस कंसिडर द CH4 मॉलिक्यूल्स। अब दोबारा से मीथेन मॉलिक्यूल को लेते हैं। मीथेन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, कार्बन का हमें पता ही है, कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एंड इट्स ऑल्सो कंटेन द 6 protons because the atomic number is 6, but when the atom is in neutral state, the number of electron is equal to the number of proton. So carbon in ground state, we can write its electron configuration like this, He in the bracket. It represent the saturated noble gas configuration plus 2s2 2p2, right? तो 2s2 2p2, क्योंकि कार्बन के अंदर जो वैलेंस सेल है वो 2 है, और जो ऑर्बिटल्स हैं s और p वैलेंस ऑर्बिटल्स के अंदर आता है, और जो अभी अनसैचुरेटेड है, जो खाली है, मेनली p ऑर्बिटल है, ठीक है। सो अब इसके एक्साइटेड स्टेट में हम बात करें। एक्साइटेड मीन्स ये तो ग्राउंड स्टेट हो गया। एक्साइटेड स्टेट में कैसे इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन मेंशन करेंगे, इस तरह से, लाइक ये
ठीक है, ये मैं क्या बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, s को हमेशा स्मॉल रखना है, और ये हो गया 2p। ठीक है, अब यहाँ तो ये सैचुरेटेड है, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ। ठीक है, ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑर्बिटल डायग्राम दिखा रहे हैं हम। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के हम उसका दिखा रहे हैं, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एस भी भर गई है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे भी कितने हैं, यहाँ अगर 2 हैं तो हम उसको 2 को अपोजिट स्पिन में दिखा के ऐसे बना देते हैं। ठीक है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगेन सेम स्पिन के अंदर इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाएंगे ऐसे। तो अभी ये तो हुआ ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन को आगे फॉरवर्ड कर देगा। कैसे, आप अगर यहाँ देखें तो 2s1 है। ठीक है, 2s2 की जगह 2s1 है, और जबकि px में एक है, py में एक है, pz में एक है। कैसे, ये तो हुआ ग्राउंड स्टेट पे। ठीक है, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। इफ वी वांट टू सी दिस इन एक्साइटेड स्टेट, ओके, एक्साइटेड स्टेट के अंदर हम देखेंगे तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा, ये सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और 2p के अंदर 1 2 3, इसको हम बोलते हैं px, इसको बोलते हैं py, इसको बोलते हैं pz। ठीक है, pg pz। ठीक है, सो ये क्या हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर एक्साइटेड में आ जाता है, जैसे एनर्जी लेते हैं, तो ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द एक्साइटेशन इज compensated by the release of the energy due to the energy required in the excitation is compensated by the release of the energy due to the overlap between the orbitals of the carbon and the hydrogen। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, तो दोनों के जो एनर्जी यहाँ पे जो रिक्वायर होगी, ये डेफिनेटली कहाँ से आएगी, हमें जो कंबाइन कर रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं इसके अंदर, राइट। The 4A of the carbon each to the unpaired electron can overlap with the 1s and the 4 hydrogen of this which is singly occupied। हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास। This will result in the formation of CH4, क्योंकि हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 4 बॉन्ड बनाएगा ही। It will however be observed that the value while the 3p orbitals of the carbon are at 90 to each other, the CH angle for these will also be 90. This is the 3CH bond is oriented at the 90 to each other, and the 2s of the carbon, that is 1s and of the orbital of hydrogen are spherically symmetrical। क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ s है, तो हाइड्रोजन के शेप कैसी होगी, स्फेरिकल। ठीक है, और ये स्फेरिकल सबसे अच्छी सिमेट्री है। ठीक है, और सिमेट्रिकल शेप है। तो हम कैसे करेंगे, दिस कैन ओवरलैप इन एनी डायरेक्शन। तो जो स्फेरिकल रहेगा, तो दिस कैन ओवरलैप इन एनी डायरेक्शन, राइट। तो दिस विल ऑल्सो वी विल सी द डिपिक्टेशंस डज नॉट फिट इन द टेट्राहेड्रल CH4 बॉन्ड। तो अगर हम देखें कि टेट्राहेड्रल के अंदर जो एंगल आ रहा है वो 109 आ रहा है, क्लियरली इट फॉलोज द सिंपल AO ओवरलैप that does not account for the directional characters of CH4। using the similar positions and arguments it can be seen that, पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। It can be seen that the NH3 and H2 molecules, the HNH and HOH angle at the 90, this is in disarrangement with the actual bond enthalpies of this angle। ठीक है, तो चलो अब समझते हैं। अब देखो, अब क्या ये कहना चाह रहा है, लेट्स सी दिस। ये कह रहे हैं यहाँ पे, अब हम दोबारा से इसी डायग्राम पे आते हैं। ठीक है, we will try to understand with the pencil the hydrogen system। अब हाइड्रोजन के अंदर क्या होगा, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है। फाइनली मॉलिक्यूल क्या बनता है, CH4। फाइनली मॉलिक्यूल बनता है CH4, मीथेन। अब कैसे बन रहा है, देखो, हाइड्रोजन के अंदर एक एटम होगा। ठीक, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में। तो हम उसको दिखाते हैं ऐसे कि ये उसकी शेप है। शेप कैसी होती है इसकी, स्फेरिकल शेप, और विच इज अ सिमेट्रिक शेप। स्फेरिकल शेप सबसे ज्यादा सिमेट्रिक शेप होती है, सबसे ज्यादा सिमेट्री स्फेरिकल शेप के अंदर होती है। ठीक है, और जो पी जो है उनके अंदर भी शेप सिमेट्रिकल नहीं है। अब क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, अब ये कार्बन अपने स्टेट को क्या कर लिया है, एक्साइटेड पे आ गया है, एक्साइटेड स्टेट में आ गया कार्बन। एक्साइटेड स्टेट में आके क्या हो गया, 2s 2p, एक इलेक्ट्रॉन वो यहां भी ले सकता था। अब
पहले नहीं ले सकता था, अब वो ले सकता है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और वो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के अंदर इसके अंदर ओवरलैप होंगे। तो फाइनली ये क्या होता है, एक कार्बन किससे जुड़ सकता है, 3 हाइड्रोजन से ऐसे जुड़ सकता है और 1 हाइड्रोजन ऐसे आता है, जिसको अगर हम बॉल एंड स्टिक मॉडल से समझें तो दिस विल बी द शेप ऑफ दैट, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप बनेगी, फाइनली 3 डायमेंशनल शेप बनेगी टेट्राहेड्रल। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये देखो, ये तो हम समझ चुके हैं कि ऐसा होता है वेस्टरगार्ड थ्योरी से। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ये वो कुछ बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, कुछ एंगल की बात कर रहे हैं, कैसे। However, this has been observed that while the 3 p orbitals of the carbon are at 90, कार्बन की 3 p ऑर्बिटल तो 90 पे हैं, ठीक है। 90 पे कैसे हैं, अगर हम शेप समझे px py pz, ठीक है बेटा, और कुछ बच्चों के लिए नया होगा क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो ये ऐसी शेप होती है, ये होगी px की, ठीक है, py इसके 90 पे रहता है। हमें पता है ना एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड हम क्या बोलते हैं, ये एक्स वाई जेड जी है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई है, जेड, कितने एंगल है सबके बीच में, कितने एंगल है एक्स वाई जेड के अंदर, 90, ठीक है। कैसे, अगर हम समझें इससे, एक्स वाई जेड में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि ये अगर हम x माने इसको और ये अगर हम इसको y माने, ठीक है, तो z हमेशा इसके एक्सिस के ऊपर ऐसे प्रेजेंट रहेगी। तो एक्स वाई जेड में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है तीनों में। तो कार्बन की तो है 90 पे, ठीक है। आई होप वी अंडरस्टैंड टुडे कि हाउ द कार्बन px py pz orbitals are present at 90. Today we understand in this video that the carbon contain px py pg and pz and that also we can pg, and then the angle between them are at 90 degree, ठीक है। Tomorrow we will complete this part again, then we will try to understand the along with this the bond angle as well as the types of the overlapping which is taking place in the covalent bond, right? So please wait for the tomorrow, watch that video, thank you, and if you like please subscribe.